फ्रेंड्स, शाम के बज चुके हैं 7। आपके लिए वीडियो आ चुकी है सेट नंबर 37 एमबीए की बुक से सीजीएल प्री टेस्ट 37 चल रहा है। इसके बाद में 20 सेट और रह जाएंगे, यानी कि लगभग 10 डेज़ का प्रोग्राम और रह जाएगा। लेकिन मैं बीच में अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, डेफिनेटली बढ़ाऊंगा। बीच में मैं 2 से 3 सेट एक साथ कराने वाला हूँ। एक वीडियो में 2 सेट तो कम से कम करूँगा मैं क्लोज टेस्ट को स्किप करते हुए, जैसा मैंने एक बार पहले भी किया था। यस, तो ही मुझे लगेगा कि हाँ काम हुआ है तेज़ी से। बस क्लोज टेस्ट स्किप करूँगा, कुछ नहीं स्किप करूँगा उसके अलावा। यस, जैसे कि एक बार पहले भी किया था, वो वीडियो आपको काफ़ी पसंद भी आई थी और आप लोगों को भी तो कुछ काम मिलना चाहिए ना। यहाँ आप लोगों के लिए कुछ काम नहीं बचता, सारी जिम्मेदारी मेरी ही दे दी बस आपने। बिल्कुल यहाँ पे आपको भी जिम्मेदारी दूंगा। बीच में मैं 2-3 सेट स्किप करके, इस सेट नहीं पूरे, सिर्फ क्लोज टेस्ट स्किप करूँगा उसके, और बाकी सब कुछ मैं आपको उसका पढ़ा दूंगा। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 37 सीजीएल प्री का ये टेस्ट टीयर 1 में आया हुआ 2017 में। सुबह भी हमने 36 सेट कराया आपको, अब 37 की बारी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं वीडियो के माध्यम से, वो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और सबको बताएं अच्छी वीडियोस के बारे में। कह रहा है द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड डायरेक्टली डाउन द ब्रिज वॉज ऑसम। कह रहा है द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम। प्रिपरेशन के बाद वाले को अगर कुछ ना माने, क्योंकि यही रूल है जो मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रपोजिशन के बाद वाले को आपको कुछ नहीं मानना है, तो यहाँ सेंटेंस कुछ इस तरह रह जाएगा, द व्यू। सोचो, थोड़ा सा मेरे साथ चलो। द व्यू, इसे तो खत्म कर दीजिए आप। प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते, सेंटेंस द व्यू एंड डायरेक्टली डाउन द ब्रिज वॉज ऑसम। अब यहाँ द व्यू किस चीज़ का, ये कुछ क्लियर नहीं हुआ यहाँ, मुझे तो कम से कम क्लियर नहीं हो रहा है। उसके बाद एंड डायरेक्टली डाउन द ब्रिज वॉज ऑसम। यहाँ अगर ये 2 नाउन माने जाएं, मतलब मेरी राय में, तो यहाँ पे वॉज की जगह या तो वर आता, या फिर यहाँ से एंड हटा दूँ। द व्यू डायरेक्टली डाउन द ब्रिज वॉज ऑसम। जो व्यू है, नज़ारा है जस्ट ब्रिज के नीचे का, वो शानदार था, ये कहना चाहिए इसको, तभी सेंटेंस ठीक होगा। या तो आप यहाँ से एंड हटाइए या फिर यहाँ से वॉज हटाइए, आपको कोई एक हटाना ही होगा, तो ही सेंटेंस करेक्ट होगा, वरना ये सेंटेंस आप ठीक नहीं कर सकते। और मेरी राय में आपको एंड ही हटाना होगा, वरना तो इसके लिए आपको वर्ब चाहिए अलग से, जो कि यहाँ पे नहीं है। द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड डायरेक्टली डाउन, एंड की जरूरत नहीं है। द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम डायरेक्टली डाउन द ब्रिज वॉज ऑसम, यानी कि इसके सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। ये मैं आपको पहले भी कैमरा बता चुका हूँ कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं, ये आपके लिए नेगलेक्टेड है। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है हिज नेम वॉज हार्डली नाउन आउट हिज ओन कंट्री। हार्डली का इस्तेमाल किया है मुश्किल से, नेगेटिव वे में जा रहा है। चलिए चलते हैं नेगेटिव वे में सेंटेंस को लेकर के। हिज नेम वॉज हार्डली नोन आउट हिज ओन कंट्री। यहाँ पे एक बात आप जान लें, एक्टिव पैसिव के अंदर आपको ये बात अच्छे से समझाई गई थी कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपने साथ में फिक्स प्रपोजिशन लेती हैं। उन्हीं में से आपका है नाउन। नाउन के साथ हमेशा टू आता है। कुछ चौंकाने वाली वर्ब्स जितनी भी होती हैं, एस्टोनिज्ड, अलार्म, सरप्राइज्ड, जितनी भी चौंकाने वाली वर्ब है, इनके साथ हमेशा आता है एट। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि यहाँ पे आउट नहीं आएगा, नॉन के साथ में आएगा आपको यहाँ पे टू। हिज नेम वॉज हार्डली नोन टू हिज ओन कंट्री, यानी कि इसके भी बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। इसके बी या सी किसी पार्ट में मिस्टेक निकाल सकते थे, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसके बी पार्ट में निकालें एंड हटा करके, वरना तो आपके लिए बहुत तगड़े वाला मरण हो जाएगा यहाँ पे। सेंटेंस नंबर 3, द फन डैश रिड्यूस सिग्निफिकेंटली व्हेन मोम डिसाइडेड टू टैग along. The fun dash reduced significantly when mom decided to tag along. चलिए ऑप्शंस पे चलते हैं, वोकेबलरी बेस्ड है। पहला है मार्क, मतलब चिन्ह, साइन भी आपका एक नाउन है, साइन मतलब साइन करना किसी चीज़ पे। क्वोशंट कोई मात्रा, मैथमेटिक्स आपने करा होगा। क्वोशंट मोमेंट मतलब समय के लिए क्षण। द फन क्वोशंट रिड्यूस, जो फन की मात्रा थी वो कम हुई, ये कहना चाह रहा है
फन का चिन्ह, फन का साइन, फन का मोमेंट कुछ नहीं था। द फन क्वोशंट रिड्यूस सिग्निफिकेंटली व्हेन मॉम डिसाइडेड टू टेक अ लॉन्ग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है फोर्थ सेंटेंस, कह रहा है द शेपर्ड गार्डेड अ लार्ज डैश ऑफ शीप एंड अलाउड देम टू मूव फ्रॉम पास्चर टू पास्चर। पहला वर्ड है आपका ब्लॉक, कल्चर, शॉल, फ्लॉक। शॉल, द शेपर्ड गार्डेड अ लार्ज डैश ऑफ शीप एंड अलाउड देम टू मूव फ्रॉम पास्चर टू पास्चर। शॉल, ब्लॉक, ये सभी जानवरों के झुंड को बोलते हैं। ब्लॉक किसी बिल्डिंग के झुंड को। कल्चर आपको पता ही है। शॉल पानी में रहने वाले जानवरों को, यानी कि फिशेस के लिए बना स्पेशल। और फ्लॉक मतलब जानवरों के झुंड को। तो यहाँ पे द शेपर्ड गार्डेड अ लार्ज फ्लॉक ऑफ शीप, तो यहाँ पे फ्लॉक ही आएगा, किसी और के यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना गुंजाइश है, तो ज़्यादा अच्छा होगा आप यहाँ पे फ्लॉक लगाएं। तो ये थे आपके इस बार वोकेबलरी बेस्ड, ग्रामेटिकली बेस्ड नहीं थे दोनों क्वेश्चन, तो यहाँ ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे भी और आपको भी। सेंटेंस नंबर 5 है आपका सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स आपका फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल मतलब प्रतिरूप किसी चीज़ का, प्रतिबिंब, डेस्परेट, असमान, अलग अलग, भिन्न, रेप्लिका, प्रतिरूप, और पेक्युलर मतलब कोई चीज़ फिक्स हो जाना किसी चीज़ का, कॉन्ट्रास्ट मतलब चमक किसी चीज़ के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा रेप्लिका। अगला है शोविनिज्म। शोविनिज्म मतलब अंध देशभक्ति, जिसको कुछ ना बताओ, बस अपनी देशभक्ति के बारे में बताओ, बिल्कुल अंधे की तरह काम कर रहा हो जो बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन न्यूट्रल, यानी कि समान रहना हर परिस्थिति में। उससे अगला वर्ड है आपका अलूफ, अलग थलग रहना। उससे अगला वर्ड आपका जियोलॉटरी, यानी कि एक तरह से अंधभक्ति कहा जाएगा उसको। उससे अगला है इवन हैंडेड, निष्पक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला वर्ड है मेलोडी। मेलोडी मतलब कोई लय या सुर, गाने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेलोडी सॉन्ग्स। चैंट मतलब होता है किसी चीज़ को आप बार बार जाप करना, जैसे कि बार बार आप बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो चैंट है। लिरिक मतलब संगीत को लयबद्ध करना। कॉकोफोनी मतलब किसी आवाज़ का बहुत ही बेसुरापन। और इन्फ्लेक्शन मतलब प्रभावित, यानी कि बिल्कुल गंदा, तो इसका आंसर हो जाएगा कैकोफोनी। उसका अगला वर्ड आपका डिफिडेंट, शर्मीला, बैशफुल, शर्मीला, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिम्योर, नम्र और गंभीर, एग्रेसिव, हिंसक, मीक मतलब दब्बू, डरा डरा सा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एग्रेसिव, हिंसक। टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, यानी कि हर काम में अपनी टांग अड़ाने वाला, टांग तो नहीं कहूँगा लेकिन हर काम में अपना हाथ बढ़ाने वाला कह सकते हैं आप, टांग अड़ाने वाला ना कह करके। टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ और एंटरप्राइजेस, यस है। टांग अड़ाना एक अलग चीज़ हो जाएगा। टू पोक द नोज को बोलते हैं आइटम को, टू पोक द नोज। लेकिन टू फाइट, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब एक साथ बहुत सारे काम करने वाला, बहुत सारे कामों में लग्न रहने वाला, और सब में थोड़ा थोड़ा निपुण भी होना, इस तरह से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू मेक अप वंस माइंड। टू मेक अप वंस माइंड का मतलब होता है अपने आपको आसक बनाना के डिसाइड निश्चय को कर सके, यानी कि डिसीजन लेने लायक बनाना अपने आपको। टू मेक अ डिसीजन और डिसाइड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले दो सेंटेंस जो ग्रामेटिकली बेस्ड अक्सर हुआ करते हैं वो है सेंटेंस नंबर 11 और 12, जो कि है पेज की अपर साइड पे। चलते हैं पेज की अपर साइड पे, ये लीजिए आ चुका है पेज का अपर साइड आपके सामने। वी माइट हैव डूइंग समथिंग टू हेल्प यू, मिस्टेक तो है, कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि हैव की फैमिली के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आया करती है, जो कि यहाँ नहीं है, तो मिस्टेक तो है। अगर मिस्टेक है तो इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट तो हो गया आपका गलत। दूसरी बात यहाँ पीछे खड़ा है माइट। माइट है आपकी एक मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आया करती है फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हैविंग और हैज इसलिए गलत हो गया। सोचो, ऑप्शन है आपका, क्या बदल लेते हैं, हैव डूइंग, ये वैसे गलत है बिकॉज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। दूसरा पीछे खड़ा है माइट, जो कि है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो हैविंग नहीं आ सकता, ये इसलिए गलत है। मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसलिए हैज़ नहीं आ सकता, ये इसलिए गलत है। नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो क्या बचता आपके पास सिर्फ ऑप्शन सी, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है।
ही टू बी पॉजिटिवली रूड। ही के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी ही होती है, जी ध्यान रखें आप। यानी कि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। और अगर आप सोच रहे हैं कि ही टू बी पॉजिटिवली रूड जो भी है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये वर्ब है तो आप इसे भूल जाइए, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। तो ही पॉजिटिवली रूड ये कहना गलत हो जाएगा। विदाउट वर्ब दुनिया का ना तो कोई सेंटेंस बना है ना ही कोई सेंटेंस बनेगा। यस, सेंटेंस में चलते हैं। कह रहा कि ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए कोई ना कोई, और ही के हिसाब से सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो वोज वर्ब तो आने से रहा। बीइंग में फिर वही प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वर्ब नहीं है, डायरेक्ट एनजी फॉर्म आ गई है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है ए। यानी कि यहाँ सेंटेंस में आपको रेस से बाहर निकाल के काम करना था। रेस से बाहर निकाल लो और अपना काम करो। यस, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। पहले वाले का आंसर हो जाएगा सी। 13 सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को गंदा करना, दूषित करना, दिखावा उसका। पहला वर्ड है आपका ट्रावेस्टी, यानी कि किसी चीज़ का गरिमा को बिगाड़ना। सोलेमिनिटी, गंभीरता। सीरियसनेस, गंभीरता। ग्रेविटी, गंभीरता। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए ही हो जाएगा, बाकी तीनों मीनिंग सेम ही है। ऐसे वक्त में अगर दो वर्ड कोई सेम मीनिंग दे रहे हो, या तो वो उसका आंसर होंगे या फिर वो उससे बाहर निकल जाएंगे। यहाँ 3 वर्ड सेम मीनिंग दे रहे थे, तो ये रिश्ते आपके वैसे ही बाहर निकल गए। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, यानी कि तीव्र उत्तेजना किसी चीज़ के प्रति। यर्निंग, ललक। अपाथी, बेप्रवाही। सेट्यूटी, बहुतायात। और ग्रेटिफिकेशन, संतोष। तो इसका आंसर भी हो जाएगा यर्निंग, यानी कि ललक किसी चीज़ के प्रति। तो यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ए। पहले वाले का भी आंसर हो जाएगा ए। इन दोनों के आंसर ए। इसका आंसर सी, इसका आंसर ए। चलते हैं आपका स्पेलिंग क्वेश्चन पे, जैसा कि रोज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। सेंटेंस नंबर 15, आपको बताना है इसमें से कौन सा पार्ट है जो बिल्कुल करेक्ट स्पेल्ड में है। पहला वर्ड है परवर्टेड, किसी को विकृत कर देना, और यही आपका रॉन्ग भी है। परवर्टेड, PERVERTED, परवर्टेड। तो ठीक है भाई। अच्छा, मैंने पढ़ी गलत लिया, ये देखो कमाल की बात। मैंने कहा था ना आपसे कि ये लापरवाही आपको भी लेकर डूब सकती है। जब मुझे लेकर डूब गई तो आपको भी लेकर डूब सकती है। क्या होता है कि हम लोगों ने एक ही अपना रखा है सर्रा, क्या कि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। अभी कितने दिन से इनकरेक्ट वाले सेंटेंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा इनकरेक्ट ही ढूंढना होगा। लेकिन हमें यहाँ पर ढूंढना था कि कौन सा करेक्ट है, क्योंकि सारे वर्ड सेम है। जब सारे वर्ड सेम हो, जब सभी वर्ड सेम हो, तो समझिए को इनकरेक्ट ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना है। और जब सारे वर्ड अलग अलग हो तो आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। परवर्टेड की स्पेलिंग पहले वाली ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए। अगला है ब्लेंडनेस, मतलब सब एक ही हैं। आपको सिर्फ लिख के देखना है अपना और फिर मैच कर लेना है। BLANDNESS, BLANDNESS, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 16 का डी आंसर सही है, जिसका मतलब होता है ब्लेंडनेस का मतलब कोई स्वाद ना आना किसी चीज़ में भी, स्वाधीनता इसको बोल सकते हैं आप। चलते हैं PQRS पे। PQRS बहुत ईजी हैं आज के, और ये टाइप 1 पर आधारित है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि 2 तरह के होते हैं PQRS, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 पर आधारित, टाइप 1 पर आधारित सेंटेंस है आपके। कह रहा है कि द बर्निंग सन डैश आवर वेरी सीम टू बी सकिंग ब्लड आउट ऑफ अस, यानी कि टाइप 1। अभी तक टाइप 2 की बात हो रही थी। मुझे क्लोटस के ऊपर PQRS के ऊपर एक वीडियो बनाना है अभी अपना, इसमें मैं आपको उसकी ट्रिक्स और रूल्स बता सकूं। सबसे पहले आपको ढूंढना है सब्जेक्ट, फिर आपको ढूंढनी है वर्ब कोई सी भी हो सकती है, हेल्पिंग भी और मेन वर्ब भी, और फिर ढूंढना है ऑब्जेक्ट। अगर मैं सेंटेंस के पोर्शन में चलूँ तो मुझे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ अभी तक सब्जेक्ट दिखाई दिया, द बर्निंग सन। अभी तक यहाँ वर्ब नहीं आई है। आपको ढूंढनी है वर्ब ना तो एक्स में है ना जेड में है, सिर्फ और सिर्फ वाई में है। यानी कि ये तो कन्फर्म है कि सबसे पहला सेंटेंस वाई होगा। वाई कितनों में है शुरू में? सिर्फ और सिर्फ डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। द बर्निंग सन वाई सीम टू बी सकिंग, फिर एक्स, और वेरी ब्लड आउट ऑफ अस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। ये थोड़े सीधी पढ़ते हैं, यहाँ पे ग्रामर का यूज हो जाता है, इसलिए थोड़े से आसान पढ़ते हैं। और ये सेट मुझे वैसे भी आसान लग रहा है बहुत ज़्यादा और सेट के मुकाबले। हालांकि हार्ड तो अब तक कोई सेट नहीं आया,
अगर मैं अपने लिहाज से करूँ बात, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स के लिहाज से बात करूँ तो ये सेट थोड़ा सा ईजी है। आई हियर द साउंड, मैंने सुना एक साउंड। हिज टूल रेज्ड ऑफ द ब्लो वाइल आई सी अबव हिज हेड। अब यहाँ देखना है आपको कि साउंड किस चीज़ का सुना। आई हियर द साउंड ऑफ द ब्लो, मुक्के का, वाइल आई सी, तो यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा आपका वाई से स्टार्ट। आई हियर द साउंड ऑफ द ब्लो वाइल आई सी हिज टूल रेज्ड अबव हिज हेड, तो इसका आंसर भी हो जाएगा वाई एक्स जेड। इसका भी आंसर था वाई एक्स जेड, यानी कि दोनों के सेम आंसर थे। एक का आंसर डी है, एक का आंसर सी। एक्टिव पैसिव पे चलते हैं। एक्टिव पैसिव का सेंटेंस आपका ये रहा, करेक्ट द ट्यूटर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मुझे दिख रहा है आपको एक वर्ब दिख रही होगी जो है एस या ई एस फॉर्म की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है एस या ई एस। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा हो एस या ई एस तो आपको ढूंढना होता है इज एम आर। क्या ढूंढना होता है आपको? इज एम आर। द ट्यूटर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। इज एम आर ढूंढे कितनों में है? पहले में इज एम आर है, दूसरे में इज एम आर है, तीसरे में भी इज एम आर है और चौथे में भी इज एम आर है। चलिए अब देखना होगा सेंटेंस का फॉर्मेशन। द ट्यूटर ऑलवेज आंसर द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। द स्टूडेंट्स क्वेश्चन से सेंटेंस स्टार्ट होगा, क्योंकि वर्ब के बाद वाला बना जाता है सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन से तो सेंटेंस होने से रहा स्टार्ट, खाली पूरा होगा द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, इसलिए आपका आर आएगा ना कि इज, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। सिर्फ और सिर्फ सी इसका आंसर हो जाएगा जो करेक्ट फॉर्मेशन पे जा रहा है। चलते हैं सेंटेंस के नेक्स्ट पोर्शन पे जो कि है आपका नरेशन का, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। मदर सेड विल यू टेल मी व्हाट इट मीन्स। प्रीतम, ये प्रीतम आपका इन्वर्टेड कोमा से बाहर का पार्ट है। मदर सेड प्रीतम, सॉरी प्रीतम कर रहा हूँ, प्रीतम विल यू टेल मी व्हाट इट मीन्स। मदर ने प्रीतम से कहा कि तुम मुझे बताओगे कि इसका अर्थ क्या है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है सेंटेंस विल से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो आपको जोड़ना होगा सेंटेंस को इफ़ या वेदर से। इफ़ या वेदर पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, यानी कि इसका आंसर या तो पहला है या फिर तीसरा। साथ ही साथ विल को आपको वुड करना होगा जो कि पहले में नहीं हुआ है, तो ये रेस से बाहर हो गया। देखिए इफ़ या वेदर या तो पहले में था या तीसरे में था, ये तो पहली रेस से बाहर हो गए दोनों, बी और डी तो रेस से बाहर हो गए। अब आपको ये भी पता है कि हमेशा सेंटेंस पास्ट में बनता है, फ्यूचर प्रेजेंट में नहीं। विल का वुड होना था, इसलिए ये भी बाहर हो गया। आंसर सिर्फ और सिर्फ बचता है सी। यस, चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर आपका 21 to 25। पैसेज इज गिवन टू द 5 क्वेश्चंस, यानी कि अब आपको दिया गया है पैसेज। सेंटेंस का एग्जाम का पैटर्न फिर थोड़ा सा चेंज किया गया है। पैटर्न से मतलब अभी तक चल रहा था क्लोज टेस्ट, अब आ गया है आपका पैराग्राफ। यस, काफ़ी समय बाद चेंज किया गया है, तो बच्चों ने पूरा विश्वास कर लिया होगा कि अब तो क्लोज टेस्ट ही आएगा एग्जाम में, लेकिन फिर अचानक से पैराग्राफ दे करके इन्होंने बच्चों की मुसीबतें और बढ़ा दी। हालांकि क्लोज टेस्ट से ज़्यादा ईजी होता है पैराग्राफ, क्योंकि छोटे छोटे से पैराग्राफ आप फटाफट से पढ़ लीजिए, फिर आंसर देना शुरू कर दीजिए। प्रीबायोटिक्स आर द लेजर नॉन गट हेल्थ प्रोमोटर्स विच सर्व as food for good bacteria inside the gut. We found that dietary prebiotics can improve non-REM random eye movement sleep as well as REM sleep after a stressful event. मीनिंग निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप फटाफट सिर्फ पढ़ लीजिएगा। said Robert Thompson, a PhD researcher at University of Colorado Boulder in the US. Prebiotics are dietary fibers found naturally in foods like artichokes, raw garlic, leeks and onions. leek बोलते हैं हरी प्याज को। When beneficial bacteria digest prebiotic fiber, they not only multiply, improving overall gut health, but they also release metabolic byproducts. Researchers fed 3-week-old male rats a diet of either standard chow or chow that included prebiotics. They then monitored the rat's body temperature, gut bacteria and sleep wake cycle using electroencephalogram EEG or brain activity testing. Over time, finding revealed that the rats on the prebiotic diet spent more time in no rapid eye movement and REM sleep, which is restful and restorative, than those on the non prebiotic diet. सेंटेंस को सिर्फ
पैराग्राफ को सिर्फ और सिर्फ आपको तेज़ी से पढ़ना था, मीनिंग निकालने की आवश्यकता नहीं। आपको एग्जाम में भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मीनिंग निकालने के चक्कर में आप लोग समय बहुत ज़्यादा वेस्ट कर जाएंगे और मीनिंग नहीं निकाल पाए तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। फटाफट से पढ़ लीजिए, 5 में से 2 या 3 आपके पक्का ठीक हो जाएंगे। हो सकता है कि 4 भी ठीक हो जाएं और हो सकता है कि 5 के 5 ही ठीक हो जाएं। व्हाट आर प्रीबायोटिक्स? प्रीबायोटिक्स क्या है? ऑप्शन है हमारे पास में, और छोटा कर रहा हूँ जिससे कि आपको और क्लियर दिख सके। व्हाट आर प्रीबायोटिक्स? डाइटरी फाइबर्स, बैक्टीरिया, फूड लाइक एंटीहॉक्स और गट माइक्रोबाइटिया। अगर हम सेंटेंस पे चले तो हमें यहाँ पे प्रीबायोटिक्स की बात होती है। प्रीबायोटिक्स आर द लेसन नॉन गट हेल्थ प्रोमोटर्स। अगर मैं चलूँ उसके तो कह रहा है कि प्रीबायोटिक्स आर डाइटरी फाइबर्स। प्रीबायोटिक्स आर डाइटरी फाइबर्स। बस आप यही चीज़ ध्यान रखें, थोड़ा सा इतना भी तेजी से नहीं पढ़ना कि आप ध्यान में ना रख पाएँ। ज़्यादा अच्छा होगा आप अंडरलाइन करते चले जाएँ। आपको जो भी लग रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और हार्ड है, उसको अंडरलाइन करते चले जाएँ, आपके लिए थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। प्रीबायोटिक्स आर डाइटरी फाइबर्स, यानी कि डाइटरी फाइबर्स। पहला आंसर ठीक हुआ। व्हाट टाइप ऑफ स्लीप इज रेस्टोरेटिव? व्हाट टाइप ऑफ स्लीप इज रेस्टोरेटिव? स्लीप के लिए यहाँ पे एक वर्ड आया NREM, NREM, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ए। 2 करेक्ट हुए। हाउ आर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट रिलीज्ड? When beneficial bacteria digest prebiotic fibers, they not only multiply, improving overall the gut, but they also release metabolic byproducts. When good bacteria digest dietary fibers, बात हो रही है डाइजेस्ट की, बैक्टीरिया डाइजेस्ट प्रीबायोटिक फाइबर्स, यानी किसका आंसर हो जाएगा आपका बी। हाउ कैन स्लीप वेक साइकिल बी मॉनिटर्ड? हाउ कैन स्लीप वेक साइकिल बी मॉनिटर्ड? by testing brain power, by allowing REM and RIM, by using EEG। ये रहा यहाँ पर आपका गट बैक्टीरिया एंड स्लीप वेक साइकिल्स यूजिंग EEG, यानी कि इसकी जिक्र यहाँ पर स्लीप वेक की बात हुई है, स्लीप वेक की बात यहाँ हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा EEG। व्हाट इज चौ? चौ, ओल्ड मेल रैट्स अ डाइट ऑफ अदर टाइप ऑफ डाइटरी फाइबर्स, अ क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रैट फूड, रैट का फूड, रैट डाइट बात हुई है तो रैट फूड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को खूब तेज़ी से भी नहीं, बहुत आराम से भी नहीं, बट ढंग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। आपको जो भी सेंटेंस लगे हार्ड उसको कर लीजिए अंडरलाइन, जो भी आपको लाइन हार्ड लगे, जो भी आपको वर्ड हार्ड लगे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर अलग से लिख लीजिएगा। अलग से लिखने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर आपके लिए कोई वर्ड हार्ड है तो आपके पास डिक्शनरी तो वहाँ है नहीं जो आप उसका मीनिंग निकाल सकें। पड़ोसी से भी आप ना पूछे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको एक बार देख लिया टीचर ने तो फिर आपको पकड़ भी सकते हैं टीचर, तो आप किसी से पूछेगा ही मत नहीं, उसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, खाली लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन पढ़ते रहे, वो वर्ड आपको जहाँ भी मिलेगा जुका तू आप कौन सा लिख देना, वही काम जैसा कि आप बचपन में करते थे। बचपन में क्या करते थे, क्वेश्चन आंसर देने होते थे तो क्या करते थे, जैसे ही क्वेश्चन मिला वो पूरी की पूरी लाइन डेट उठाकर लिख देते थे। कभी आपने सेंटेंस बनाने की कोशिश नहीं की होगी? यस, जैसे आपको एक क्वेश्चन मिला और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाइन यहाँ पे मिली, आपने पूरी की पूरी लाइन उठा करके यहाँ पे एज इट इज़ लिख दी। बस इसी तरह से काम करना होता था, यहाँ पे भी यही काम करना है। 5 में से 4 आराम चले जाएंगे, ठीक। क्लोज टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं, यानी कि स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए और सीरियल वालों के लिए, सबके लिए भी मैं एडवाइस दूंगा कि आपको पैराग्राफ पैसे छोड़ करके आना ही नहीं है। क्लोज टेस्ट में तो फिर भी रिस्क लेना था, यहाँ रिस्क है ही नहीं। 5 में से 3 से 4 पक्का ठीक जाएंगे, गलत जाएंगे ही नहीं। ओके, चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे 38 पे, लेकिन मिलेंगे आपसे कल उस वीडियो के साथ में। फिलहाल आपसे विदा लेने का समय और आपसे एक रिक्वेस्ट करने का समय। आप फटाफट से, जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं हमसे, फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो कर दीजिए शेयर भी। यस, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको ये लाभ पहुँचाने का फल मिल सके। चलिए फिलहाल हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।